गांव में बबलू और गुड्डू नाम के दो भाई रहा करते थे। बबलू गुड्डू से उम्र में बड़ा था और वो हमेशा गुड्डू से छोटी छोटी बात पर झगड़ा करता रहता था। इस बात से उसके पिता हरिया बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन बबलू गुड्डू से बगैर किसी बात के झगड़ा कर रहा था कि तभी वहां पर हरिया आ गया। मेरी समझ में नहीं आता बबलू, आखिर तुम्हें गुड्डू से क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर गुड्डू से झगड़ा करते रहते हो। हाँ, आप तो गुड्डू का ही पक्ष लेंगे पिताजी, क्योंकि ये आपका लाडला बेटा जो है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जितना प्रेम मैं गुड्डू से करता हूँ उतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करता हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर तुम्हारे दिमाग में इतनी नफरत भर कौन रहा है। झूठ मत बोलिए पिताजी, सच तो यह है कि आप गुड्डू को हमेशा से मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप हमेशा गुड्डू का ही पक्ष लेते हो। आप गुड्डू की बड़ी से बड़ी गलतियों को ऐसे नजरअंदाज कर देते हो जैसे कि उसने कोई गलती की ही नहीं, बल्कि कोई महान कार्य किया हो। अपने बड़े भाई और पिता की बहस को गुड्डू काफी देर से सुन रहा था। वह बबलू की ओर देखकर बोला, ऐसी बात नहीं है भैया, जब मैं कोई गलती करता हूँ तो पिताजी मुझे डांटते भी हैं, लेकिन बस मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आपको मुझसे इतनी चिढ़ क्यों है। आखिर मैं आपका छोटा भाई हूँ। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मैं अपनी माँ की इकलौती संतान हूँ, समझा। मेरी माँ के मरने के बाद पिताजी ने तुम्हारी माँ से विवाह कर लिया। तुम पिताजी की संतान जरूर हो, लेकिन मेरे कोई भाई नहीं हो। बस बहुत हो गया बबलू, अब मुझे यह बताओ कि आखिर तुम गुड्डू से झगड़ा क्यों कर रहे थे? हमारे गांव की जमीन पर गुड्डू मुझसे बगैर पूछे एक ढाबा खोलने की तैयारी कर रहा था। उसे ढाबा खोलने के लिए मैंने ही बोला था। तुम तो कोई काम काज करते नहीं हो, और अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। गुड्डू ही परिवार का खर्च उठाता है। बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं इसके टुकड़ों पर पल रहा हूँ? पिताजी, वो जमीन मेरी है। मैं उस जमीन पर गुड्डू को कोई ढाबा नहीं खोलने दूंगा। इतना कहकर बबलू क्रोधित होकर घर से बाहर निकल गया और गुड्डू अपने पिताजी की ओर देखकर बोला, अब आपको भैया से इतनी सख्ती से बात नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, आपने उनसे ऐसा क्यों कहा कि घर का खर्चा मैं ही उठाता हूँ? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम वाकई बहुत भोले हो गुड्डू। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे बगैर बात के झगड़ा करता रहता है, और फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए इतना प्रेम और स्नेह है। वो मेरे बड़े भाई हैं पिताजी, उन्हें मुझसे झगड़ने का पूरा अधिकार है। भैया मन के इतने बुरे भी नहीं है पिताजी, उन्हें जरूर कोई मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भड़काता रहता है। मुझे याद है बचपन में जब मैं दूसरी कक्षा में था और भैया 5वीं कक्षा में थे, भैया मुझे कितने प्रेम से मेरी उंगली पकड़कर मुझे विद्यालय ले जाया करते थे। मुझे तुम पर गर्व है बेटा कि मुझे तुम्हारे जैसी संतान मिली। इतना कहकर हरिया ने गुड्डू को गले से लगा लिया। उधर बबलू क्रोधित होकर सीधा गांव के व्यक्ति रोशन के पास पहुंच गया। रोशन एक कपटी व्यक्ति था जो अंदर ही अंदर हरिया से बहुत जलता था। वो काफी वर्षों से बबलू के कान भर रहा था। बबलू को अपनी तरफ आते देख रोशन मुस्कुराता हुआ बोला, क्या बात है बबलू, लगता है अपने छोटे भाई गुड्डू से फिर से झगड़ा करके आए हो तुम। अब तो हद पार हो गई है रोशन चाचा। आज तो मेरे पिताजी ने ये तक बोल दिया कि परिवार का खर्चा भी गुड्डू ही उठाता है, मानो कि मैं कुछ करता ही नहीं। अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें साफ साफ समझा दिया कि तुम गुड्डू के टुकड़ों पर ही पल रहे हो। तुम उन दोनों के लिए बोझ हो। मैं अब इस गांव में नहीं रहूंगा रोशन चाचा। मैं अपने परिवार को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अरे ऐसी गलती मत करना बबलू। अगर तुमने ऐसा किया तो गुड्डू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। समझो, वो तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति पर कब्जा कर लेगा। मत भूलो, हरिया की संपत्ति के असली वारिस तुम हो, ना कि वो गुड्डू। तुम्हारे पिताजी ने सबसे पहले तुम्हारी माँ से विवाह किया था भाई। आखिर पिताजी ने दूसरा विवाह क्यों किया? तुम्हारे पिताजी एक बहुत ही कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, एक नंबर के चरित्रहीन थे। तुम्हारी माँ जब जीवित थी तो वो हरिया के स्वभाव से बहुत चिंतित रहती थी, और इसी चिंता में वो स्वर्ग सिधार गई। तुम्हारे पिताजी शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिन बाद उन्होंने गुड्डू की माँ से विवाह कर लिया, जिनका देहांत अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। तो फिर आप ही बताइए रोशन चाचा कि मैं क्या करूं? हरिया के जो वकील हैं वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हरिया अपने वकील के पास वसीयत बनवाने के लिए गए हुए थे। ये बात मुझे वकील ने ही बताई। और जानते हो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करवाई है? किसके नाम रोशन चाचा?
उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गुड्डू के नाम कर दी है भैया। ये बात मुझे उनके वकील ने ही बताई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो तुम स्वयं जाकर वकील से पूछताछ कर सकते हो। अगर ऐसी बात है रोशन चाचा, तो फिर मैं गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। मेरे पास एक और उपाय भी है। कैसा उपाय रोशन चाचा? मैं तुमसे अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि वो वकील मेरा बहुत अच्छा मित्र है। वो मेरे कहने पर वसीयत तुम्हारे नाम पलट देगा। पर इस बात का पता हरिया को कभी नहीं चल पाएगा। जब हरिया इस दुनिया से चला जाएगा तो सारी संपत्ति के वारिस तुम हो जाओगे। उसके बाद तुम गुड्डू को धक्के देकर बाहर निकाल देना। इस राज को तुम्हारे, मेरे और वकील के अलावा कभी कोई नहीं जान पाएगा। अगर तुम कहो तो मैं उस वकील से बात कर लेता हूँ। तुम्हारे पिताजी को पता भी नहीं चलेगा और वो वकील वसीयत में सारी संपत्ति तुम्हारे नाम पलट देगा। तभी वहाँ पर रोशन की बेटी उषा आकर बोली, पिताजी आपको माँ बुला रही हैं। रोशन उषा की बात सुनकर वहाँ से चला गया। उषा बबलू की ओर प्यार से देखने लगी। दरअसल उषा और बबलू एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैंने तुम्हारे और पिताजी के बीच की सारी बातें सुन ली हैं। तुम एक काम करो, कल पिताजी के साथ उस वकील के घर पर चले जाओ और वसीयत अपने नाम कर लो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे, पिताजी मेरा विवाह तुमसे नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं उषा, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही बताओ ना बबलू, कोई पिता उस लड़के से अपनी बेटी का विवाह क्यों करेगा जिसके हाथ में कुछ भी ना हो? और फिलहाल तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है तुम्हारे छोटे भाई गुड्डू का है। उषा की बात सुनकर बबलू के चेहरे पर क्रोध आ गया और अगले दिन वह रोशन के साथ अपने पिता के वकील के पास चला गया, जो शायद उन्हीं का ही इंतजार कर रहा था। रोशन का फोन आ गया था बबलू कि तुम आने वाले हो। देखो भाई, मैं तुम्हारे पिताजी की वसीयत तुम्हारे नाम पलट दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी संपत्ति में से 20% हिस्सा चाहिए। 20%? कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। ये रकम तो लाखों में पहुंच जाएगी। अब देखो बबलू, तुम्हारे पिताजी ने सारी वसीयत तुम्हारे छोटे भाई के नाम कर रखी है। अगर तुम मुझे 20% नहीं देना चाहते हो तो कोई बात नहीं। 3 दिन बाद तो तुम वैसे भी सड़क पर आने ही वाले हो। अब मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। दरअसल तुम्हारे पिताजी को ब्लड कैंसर है और ये बात उन्होंने तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई से छुपा रखी है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी रखी हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा वो 3 दिन के मेहमान हैं। रोशन बड़ी चालाकी से बबलू की ओर देखकर बोला, ये सोचने का समय नहीं है बबलू। इस वकील के मुंह पर 20% मारो और सारी वसीयत अपने नाम करवा लो। 3 दिन बाद तो तुम्हारा पिता वैसे ही मर जाएगा। रोशन की बात सुनकर बबलू बहुत गहरी सोच में डूबते हुए बोला, ठीक है, मैं आपको 20% देने के लिए तैयार हूं। तो यहाँ अपना अंगूठा लगा दो और टेंशन फ्री होकर अपने घर चले जाओ, ठीक है? वसीयत तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद ही सुनाई जाएगी। बबलू अंगूठा लगाकर रोशन के साथ लौट आया और 3 या 4 दिन के बाद अचानक हरिया की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। गुड्डू फूट फूट कर रोने लगा। सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए कि तभी वो वकील वहां पर आ गया। गुड्डू, मैं तुम्हारे पिताजी का वकील हूँ। मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे पिताजी ने संपत्ति किसके नाम की है। ये बात आप कल आकर बता देना। मैं अभी सुनने और समझने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं अपने पिताजी से बहुत प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं अकेला रह गया। देखो, ये मेरी मजबूरी है गुड्डू। तुम्हारे पिताजी का आदेश था कि उनके मरने के 2 घंटे बाद वसीयत पढ़कर सुना दी जाए। वसीयत के मुताबिक सारी संपत्ति उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई के नाम कर दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया, मगर गुड्डू को वकील की बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह फूट फूट कर रोता है। हरिया का अंतिम संस्कार बबलू ने किया। शाम के वक्त गुड्डू रोता हुआ जब घर पर आया तो बबलू क्रोधित होकर गुड्डू से बोला, पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है गुड्डू। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला कहाँ जाऊंगा? मेरा तो अब आपके अलावा संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे संसार में सिर्फ पिताजी थे जो अब चले गए, तो कृपा करके तुम भी यहाँ से चले जाओ।
ऐसा मत कीजिए भैया, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस घर में एक छोटी सी जगह दे दीजिए, मैं सारा जीवन उसी जगह में रहकर बिता लूंगा। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहकर बबलू ने गुड्डू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। गुड्डू रोता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन बबलू ने उषा से धूमधाम से विवाह कर लिया। गुड्डू 2 दिन तक भूखा प्यासा दूसरे गांव में भटकता रहा कि तभी उसे खेतों में बना हुआ एक घर नजर आया। गुड्डू वहां पर चला गया। वह व्यक्ति गुड्डू की ओर देखकर बोला, अरे मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम हरिया के ही पुत्र हो ना? हाँ। अब मेरा नाम सुखिया है। मुझे 2 दिन पहले ही पता लगा कि हरिया अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन बबलू ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। ईश्वर उसे कभी माफ नहीं करेगा। अरे आप तो मेरे पूरे परिवार को जानते हैं। इस घर को और इस खेत को देख रहे हो, ये घर तुम्हारे पिताजी का ही दिया हुआ है। हम सब तो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे थे, तुम्हारे पिताजी ने ही हमें सहारा दिया। आज से इस घर और इस खेत के वारिस तुम हो। उस दिन के बाद से उसी घर में गुड्डू रहने लगा। वह दिन भर खेतों से मेहनत करके आता और शाम के वक्त घर पर सो जाता। उधर बबलू एक दिन शाम के वक्त जब अपने घर पर लौटता है तो उसने देखा कि रोशन और उसकी पत्नी उसी के बारे में बात कर रहे थे। बबलू चुपके से उनकी सारी बातें सुनने लगा। पिताजी, आपके कहने पर मैंने उस बबलू से विवाह कर लिया। अब तो सारी संपत्ति मैंने आपके नाम भी कर दी है। अब मुझे उससे छुटकारा दिलाइए। चिंता मत कर बेटी, मैं सही मौके की तलाश में हूँ। इस संपत्ति को हड़पने के लिए बरसों इंतजार किया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी छोटी सी गलती मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दे। मैं तो ये उपाय सोच रहा हूँ कि बबलू को जड़ से खत्म ही कर दिया जाए। यह सुनकर बबलू बुरी तरीके से आश्चर्य में पड़ गया और क्रोधित होकर सीधा रोशन के सामने आकर बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी रोशन। तो इसका मतलब पिताजी सही कहते थे, तुम हमेशा मेरे परिवार के खिलाफ मेरे कान भरते रहते थे। और उषा, तुम तो मेरी पत्नी हो। काहे की पत्नी? मैंने सिर्फ पिताजी के कहने पर तुमसे विवाह किया है। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। ये घर मेरा है नहीं, तुम्हारा था। तुम्हें शायद याद नहीं कि तुमने उस वकील के यहाँ पर अंगूठा भी लगाया था और जायदाद हथिया ली थी। उसी वकील ने वसीयत पर तुम्हारा नाम नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा था। रोशन और उसकी पत्नी उषा ने बबलू को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। नंदी पछतावे के आंसू लिए हुए वहां से चला गया। उसे अपने पिताजी और छोटे भाई की बहुत याद आने लगी। कुछ दिनों तक बबलू ऐसे ही भटकता हुआ उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसका छोटा भाई रह रहा था। अपने भाई को देखकर गुड्डू दौड़ता हुआ बबलू के पास पहुंच गया। अरे भैया, आपकी दशा इतनी बुरी कैसे हो गई? बबलू ने रोते हुए सारी घटना अपने भाई गुड्डू को बता दी। चिंता मत कीजिए भैया, मैं हूं ना। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया गुड्डू, और तुम? नहीं भैया, मैं बचपन से जानता था कि आपके खिलाफ मेरे कोई कान भरता है। आप मन के इतने बुरे नहीं हैं। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। कार के अंदर से हरिया का वकील निकलकर बाहर आ गया और बबलू और गुड्डू की ओर देखकर बोला, मैंने तुम दोनों को कहां नहीं तलाश किया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया। ईश्वर ने मुझे इसकी सजा दे दी है। मुझे भी तुम्हारे पिताजी की तरह ब्लड कैंसर हो गया है और मैं भी कुछ दिनों का ही मेहमान हूँ। मरने से पहले मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। आपने बहुत देर कर दी वकील साहब। रोशन ने सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है। आपने जो अंगूठा मुझसे लगवाया था उसका फायदा मेरी पत्नी और रोशन दोनों ने उठाया। ऐसा नहीं है बबलू। दरअसल हरिया जी ने तुम दोनों को अपनी आधी संपत्ति नाम की थी। आधी संपत्ति का वारिस गुड्डू आज भी है। रोशन ने सिर्फ तुम्हारे ही हिस्से की संपत्ति अपने नाम की है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बचपन से ही तुम्हारे पिताजी और छोटे भाई के खिलाफ तुम्हें भड़काता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी का विवाह भी तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत हैं। मैं पुलिस के सामने गवाही देने को तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। बबलू और गुड्डू वकील के साथ पुलिस स्टेशन चले गए। पुलिस स्टेशन में वकील ने अपना जुर्म स्वीकार किया। रंजीत तो चाहता है वकील कि तुम्हें भी जेल की काल कोठरी में डाल दूं,
लेकिन ईश्वर ने तुम्हें इससे कहीं बड़ी सजा दी है। इसके बाद पुलिस रोशन के घर के लिए निकल गई। अरे पकड़ लो हवलदार ने। अरे 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 ऐसे कैसे घुसे जा रहे हो? अरे क्या गुंडागर्दी है भाई? अरे गुंडागर्दी तो अब हम दिखाएंगे कैसी होती है। अरे थाने ले चलो इन दोनों को। अरे साहब बताइए तो सही क्या बात है? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो ले दे के रफा दफा करते हैं ना, इतनी तकलीफ ना लीजिए आप। एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देता है? अरे रुक तू, तेरे पे ऐसी धारा लगाऊंगा कि देखते हैं कि कैसे बाहर निकलता है। अरे रुक तू। पापा ये सब क्या हो रहा है? और मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैं बताऊं कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें तुम्हारे असली ससुराल। वहीं बैठकर बर्बाद करना तुम लोगों की जिंदगी। वकील जी, आपने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है। अब तुम्हारी बारी। जाओ अब निकलो यहाँ से। सही कहा है किसी ने, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम अपना मुंह बंद करो, समझे? मैंने कुछ नहीं बोला। अरे चलो अब, सारी बातें यही करनी है क्या देवी? कुछ बातें थाने के लिए भी छोड़ दो। अरे ले चलो इन्हें। मेरे लिए फीमेल कांस्टेबल लाओ पहले, फिर यहाँ आना। उसका भी पूरा इंतजाम है। गाड़ी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। लाइव रिपोर्टिंग की जा रही है हेडक्वार्टर में। अब तो चल सकती हो ना? अरे ले चलो इन्हें। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने रोशन और उसकी बेटी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। बबलू और गुड्डू सगे भाइयों की तरह आपस में फिर से रहने लगे।